हेलो, मैं मोनिश मौर्य अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुपात स्वानुपात भाग 5। इस वीडियो में हम मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर लोग पढ़ाते समय इन टॉपिकों को छोड़ देते हैं, लेकिन प्रत्येक एग्जामों में इन क्वेश्चनों का समावेश अवश्य रहता है और बच्चे एक दो क्वेश्चन छोड़ आते हैं। मेरी कोशिश ये है कि जब भी आप एग्जाम जाएं तो एक एक सवाल आपको नोट से मिलना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए। एग्जामिनर को आपका एक भी नंबर काटने का मौका ही ना मिले, या आप गणित जैसे कठिन सब्जेक्ट में भी 50 में 50 नंबर ला सके। तो पहला सवाल है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:40। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपए है तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के वसूले गए किराए की रकम कितनी है। यहाँ पे देखना है, सबसे पहले किराया दे रखा है, फिर दे रखा है यात्री। यहाँ पे यात्री दो प्रकार के हैं। पहले प्रकार के हैं फर्स्ट श्रेणी वाले, फिर हैं सेकेंड श्रेणी, बेचारे सेकेंड श्रेणी वाले। अब पहली श्रेणी के किराया का अनुपात है 4:1। कहने का मतलब ये हुआ, जो फर्स्ट श्रेणी का किराया है इसकी तुलना में 4 गुना महंगा है, और यात्रियों की संख्या, चूंकि फर्स्ट श्रेणी का किराया महंगा है इसलिए यात्री कम है 1, सेकंड श्रेणी के किराया यात्री हैं 40। तो किराए की बात करें, इनसे जो वसूला जाएगा किराया, तो 4 गुणे 1 4 और 40 गुणे 1 40। यहाँ पे इसने बता रखा है कुल किराया वसूला गया 11,000। इन दोनों को अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा 44x बराबर 11,000। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 250। x की वैल्यू आएगी 250। इसने पूछा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों द्वारा वसूले गए किराए की रकम। तो प्रथम श्रेणी के यात्री थे 4x, इसलिए 4x में जब हम मान रखेंगे तो आंसर आएगा 4 गुणे 250 हो जाएगा 1,000। आंसर है पहला। अगला प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणी और तृतीय। यहाँ पहले वाले प्रश्न में 2 श्रेणी थी, अब यहाँ पे 3 श्रेणियां हो गई। हम लिख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर से इसने बताया किराया और बताया है यात्री। किराए का अनुपात है 20, 13 और 3, और सफर करने वाले यात्रियों का अनुपात दे रखा है 4, 5 और 20। जब इनको हम गुणा करेंगे आपस में तो हो जाएगा 80 अनुपात 13 गुणे 5 65 अनुपात 20 गुणे 3 60। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 205 इकाई। इन तीनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा? 205। जगह 205x बराबर दे रखा है 24,600। तो इसने पूछ रखा है कि साहब तृतीय श्रेणी के किराए वसूला गया किराया, तो तृतीय श्रेणी वाला कितना होंगे? 60x। तो यहाँ पे हम 60x मान रख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 120। 120 को जब 60 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7200। ऑप्शन मिल रहा है हमें सी। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की संख्या का अनुपात है 10:7 के अनुपात में कम कर देगी। कहने का मतलब क्या है, पहले अगर 10 मजदूर हों तो अब कम करके वो मजदूर हो गए हैं 7, और प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी का अनुपात 5:8 है। मतलब ये है कि पहले अगर प्रत्येक मजदूर को मिल रहा था 5 रुपया, तो अब उसी मजदूर को मिलेगा 8 रुपया। कहने का मतलब मजदूर उसने कम कर दिए हैं और मजदूरी बढ़ा दिया है। तो हम लिखते हैं पहले और अब। पहले कितने मजदूर थे? 10 मजदूर थे। अब कितने मजदूर हैं? 7। पहले मजदूरी मिलती थी प्रत्येक को 5 इकाई, अब मिल रही प्रत्येक को 8 इकाई। तो पहले मजदूरी बांटनी पड़ती थी 10 गुणे 5 50 यूनिट। अब वही कितनी होगी? 8 गुणे 7 अर्थात 56 यूनिट।
कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उसने मजदूर तो कम किए हैं, लेकिन उसको देने वाली मजदूरी कुल मिलाकर के अब पहले से ज्यादा देनी पड़ रही है। अर्थात पहले 50 इकाई पैसा देना पड़ता था, अब 56 इकाई पैसा देना पड़ रहा है। इसने बताया है कि पहले दी जाने वाली मजदूरी 31,250 हो तो बाद वाली मजदूरी ज्ञात करनी है। तो सीधा हमें पहले वाली मजदूरी कितनी थी? 50 इकाई। तो हम लिख सकते हैं 31,250 बराबर कितना है? 50x। यहां से x का मान आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 625। इसने बता रखा है कि बाद वाली मजदूरी क्या है, कितनी थी? 56x। इसलिए हम 56x में जब मान रखेंगे ये हो जाएगा 56 गुणे 625। आंसर मिलना चाहिए आपको 35,000, जो पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता का एक छलांग खरगोश की 4 छलांग के समान है। ये सवाल यूपीएसआई में आया था और अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पे पहला सवाल है, एक कुत्ता का एक छलांग खरगोश के 4 छलांग के समान है। तो हमने लिख दिया कुत्ता और खरगोश। कुत्ता का एक छलांग खरगोश की 4 छलांग के समान है। कहने का मतलब ये हुआ कुत्ता खरगोश से 4 गुनी लंबी छलांग लगाता है, मतलब कि छलांग का अनुपात कितना हो गया? 4:1। मतलब कुत्ते की छलांग खरगोश की छलांग से 4 गुना ज्यादा है। लिख सकते हैं एक छलांग में तय दूरी। फिर इसने बताया है कि जितनी देर में कुत्ता एक छलांग लगाता है खरगोश उतनी देर में 3 छलांग लगाता है। इसलिए यहाँ पे कुत्ते की एक छलांग बराबर खरगोश की 3 छलांग। छलांगों का अनुपात यह आएगी दूरी। इनको जब गुणा कर लेंगे तो आपस में इनकी दूरी का अनुपात मिल जाएगा। कितना आएगा? 4:3। अब गौर से देखिए, जितने समय में कुत्ता 4 इकाई दूरी तय करता है उतने समय में खरगोश 3 इकाई ही दूरी तय कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता खरगोश से तेज भाग रहा है, इसलिए खरगोश को कुत्ता अक्सर पकड़ सकता है या पकड़ लेता है। इसने बोला है कि ये खरगोश एक निश्चित समय में 60 मीटर की दूरी तय करता है। तो हम लिख सकते हैं खरगोश की दूरी कितनी थी? 3 इकाई, अर्थात 3x बराबर है 60। x कितना हो गया? 20। तो पूछा है उतने समय में कुत्ता कितनी दूरी तय करेगा? कुत्ता कितनी? 4 इकाई। तो हम जब 4 इकाई में मान रखेंगे तो हो जाएगा 80 मीटर। ऑप्शन दिख रहा है डी। अगला प्रश्न है, एक खरगोश बकरी 3 है। यहाँ पे हमने लिख दिया कुत्ता खरगोश और ये तीसरा क्या है? बकरी। ठीक है, यहाँ पे 3 लोग। अभी तक कुत्ता खरगोश था और कुत्ता खरगोश और बकरी की बात हो गई। तो इसने बोला है कुत्ता का एक छलांग में खरगोश की 3 छलांग के बराबर दूरी होता है। खरगोश से तुलना करें, कुत्ते की छलांग कितनी है? खरगोश से 3 गुनी लंबी। और आगे बताया है जबकि बकरी का एक छलांग खरगोश से 2 छलांग के बराबर है। खरगोश की छलांग दे रखी है तो बकरी की छलांग कितनी हो जाएगी? 2। मतलब एक छलांग में तय दूरी। दूसरा बोल रखा है कि साहब जितनी देर में बकरी 3 छलांग लगाती है उतनी देर में खरगोश 5 और कुत्ता 2। बकरी जितने समय में 3 छलांग लगाएगी खरगोश 5 लगाएगा और कुत्ता उतने समय में 2 ही लगाएगा। ये हो गया छलांगों की संख्या। यहां से दूरी निकल आएगी। दूरी देखिए कितना आएगा? 6:5:6। दोस्तों ये दूसरा वाला ऑप्शन है 6:5:6। अगला प्रश्न है, जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ता का एक छलांग में तय दूरी खरगोश की 3 छलांग में तय की दूरी के समान हो तो दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करना है।
फिर से वही सवाल, लेकिन गौर करिएगा यहाँ पे पूछते समय थोड़ी सी चालाकी दिखाता है एग्जामिनर और हम लोग गलती कर जाते हैं। यहाँ पे पूछते समय कुत्ता की छलांग और खरगोश की छलांग आखिरी में बताया था, इसलिए यहाँ पे एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज भी करता है। तो ये गौर से देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुत्ता, ये लिख दिया खरगोश। कुत्ते की छलांग है जितने समय में 3, खरगोश लगाता है उतने समय में 5, और कुत्ता के एक छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, अर्थात कुत्ता तिगुनी लंबी छलांग लगाता है। ठीक है, यह हो जाएगा 3 और 1, इनको जब हम गुणा करेंगे आपस में तो हो जाएगा 9:5। ऑप्शन दिख रहा है हमें पहला। और यहाँ पे खरगोश कुत्ता बोलेंगे तो 5 9 भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। अगला प्रश्न है, बोल रखा है किसी गेंद में 2 रंग लाल और हरे रंग हैं। 2 रंग हैं, किसी गेंद के 2 रंग हैं लाल और हरे रंग। तो गौर से इनको देखें तो पूरे गेंद में लाल हरा रंग भाग का अनुपात 2:3 है। क्वेश्चन थोड़ा कठिन है लेकिन लगाने का प्रयास करते हैं। तो गौर से देखें, रेड एंड ग्रीन दे रखा है। रेड की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट या 2x, और ग्रीन की वैल्यू है 3 यूनिट। इसको लिख दिया हमने 3 यूनिट। यहाँ से देखें टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, अर्थात 5 इकाई। ये टोटल कौन सा है, पूरे गेंद का अनुपात। ठीक है, इसलिए आधी गेंद का अनुपात के लिए क्या करेंगे, आधा गेंद हो जाएगा 5x/2। इसमें फिर हम देखें तो पहले आधे भाग में रेड और ग्रीन, दूसरे आधे भाग में रेड और ग्रीन। तो पहले भाग में गौर से देखें हम तो इसने बताया था कि लाल, पूरे गेंद में लाल और हरे रंग का अनुपात दे रखा है 2:3। ठीक है, इसने बताया आधे गेंद में लाल और हरे रंग का अनुपात, तो इसको रेड पहले निकाले तो आधे भाग में लाल रंग के लिए होना चाहिए था, आधे भाग की वैल्यू होगी 5x/2। इसमें लाल का अनुपात कितना होगा 1/3। क्यों, अनुपात बड़े अनुपात ये लेंगे हम, हो जाएगा 1/3। इस टाइप से हरे क्लिक करेंगे, आधे भाग की वैल्यू हो जाएगी 5/2, और यहाँ पे हरा का अनुपात कितना है 2 अनुपात युग को करेंगे 3, तो लिखेंगे 2/3। ये हो जाएगा 5x/6। इस टाइप से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये मिलेगा हमें 5x, चाहे ना भी काटें तभी आंसर वही आएगा 5x/3। फिर से इसको देखते हैं, दूसरे वाले भाग में देख रहे हैं, ये पहला भाग हो गया। दूसरा वाला भाग अगर देखें तो पूरी पृथ्वी, पूरे गेंद में 2x रेड था, तो टोटल में से हम आधे वाला कलर निकाल देंगे। 2x - 5x/6 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 12x - 5x, बचेगा 7x/6। इस टाइप से हम ग्रीन के लिए निकालेंगे तो ये ग्रीन वाला कितना था पहले 3x, पूरे बॉल का, तो पूरे बॉल में से हम आधे भाग वाले का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 4x/3। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये अनुपात दे रखा है रेड एंड ग्रीन का, दूसरे वाले का, इसको हम काटेंगे, ये कट जाएगा तो आंसर आएगा तिरछी गुणा के बाद 7:8। ये तिरछी गुणा हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये 7 है, ये हो जाएगा 8, 7:8। ऑप्शन दिख रहा है हमें पहला। दोस्तों कठिन सवाल है, समझिएगा, एग्जाम में अक्सर ही आता है यही सवाल। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, पूरी पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात 2:1 है। जल और थल, वही सवाल है सेम, जल और थल। जल कितना है 2x और थल कितना है x, अर्थात पूरा कितना हो गया कुल 3x, इसलिए आधा कितना हो जाएगा,
आधी पृथ्वी के लिए 3x/2 ले सकते हैं। अब इसको समझते रहेगा। अब आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है ये। उत्तरी गोलार्ध में अगर बोले हम जल और थल, फिर दक्षिणी गोलार्ध में जल और थल, तो आधी पृथ्वी के लिए कितना था? 3x/2, जिसमें से जल का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 2 अनुपात 3:2, तो क्या लिखेंगे? 3/5। अनुपात बटे अनुपात की योग वाली कंडीशन याद रहनी चाहिए। और थल की बात करें तो थल का अनुपात कितना था? 2/5। ये हो जाएगा, तो सॉल्व करने पे मिलेगा 9/10। इसको सॉल्व करने पे मिल रहा है 6/10। तो इसको अगर देखें, ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है और पूछा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल कितना होना चाहिए? पूरी पृथ्वी का जल कितना था? 2x। इसमें से हम उत्तरी गोलार्ध का जल निकाल देंगे, 9x/10। कितना बचेगा? 20 - 9 अर्थात 11x/10। फिर थल की बात करेंगे, पूरी पृथ्वी पर थल कितना था? 3x, जिसमें से हम उत्तरी गोलार्ध का थल निकाल देंगे, 6x/10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11x/10 अनुपात, हाँ इसको नहीं हमने सॉल्व किया, तो हो जाएगा 30 - 6। 30 - 6 हो जाएगा 24/10। ले सकते हैं 12/5 ले सकते हैं। कहीं गलती कर रहा हूं मैं। 24x, फिर से लिखता हूं, ये कितना था? सॉरी, यहाँ पे हमने x लिखना था, यही गलती कर रहा था। 10 माइनस 6 कितना बचेगा? 4। तो ये हो जाएगा 4/10। तो आधार बराबर है, कट जाएगा, बचेगा 11:4। तो ये ऑप्शन हमें दिख रहा है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न था पूरी पृथ्वी पर, वही सवाल है पहले वाला, पूरी पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात, थल और जल का अनुपात। पहले हमने लिखा थल, फिर लिखा जल। थल था x, तो जल कितना होगा? 2x, दुगना है। यहां से पूरी पृथ्वी की बात करें तो हो जाएगा 3x पूरी पृथ्वी, और आधी पृथ्वी की बात करें हो जाएगा इसका आधा, अर्थात 3x/2। तो सबसे पहले इसने पूछा है उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम थल को अगर देखें, थल हो जाएगा पूरी पृथ्वी का जो है उसका 2/5, और जल देखें अगर, जल हो जाएगा 3x/2 का 3/5। दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करें, दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात हो जाएगा, तो दक्षिणी पे जल, पूरी पृथ्वी पे जल कितना था? x। पूरी पृथ्वी पे जितना थल था उसमें से उत्तरी गोलार्ध घटा देंगे। उत्तरी गोलार्ध कितना आया था? 3x/5, तो 3x/5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2x/5। और जल था 2x, जिसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये कितना था? 9x/10। 9x/10, तो बचेगा 20 - 9 अर्थात 11x/10। इसलिए अनुपात आएगा दक्षिणी गोलार्ध पर 2/5 अनुपात 11/10। को काट सकते हैं, तिरछी गोड़ा हो जाएगा 4:11। अगला प्रश्न है, राम के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरे हैं। दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है, इसलिए इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको लगाने के हम कई तरीके बता सकते हैं, लेकिन
हम कई तरीके नहीं बता करके केवल एक, वैसे 4-5 तरीके मुझे पता है इसके, लेकिन केवल मैं 2 सरल तरीके बताऊंगा। देखते हैं दोनों में से जो आपको तरीका अच्छा लगे उसको आप अपना सकते हैं। तो पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, यहाँ पे मुर्गियों को हमने x मान रखा है और बकरी को हमने y मान रखा है। अगर इनके हम पूरे सिर की बात करें तो मुर्गियों के सिर सबके सिर बराबर होते हैं, अर्थात एक ही एक सिर होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर कुल सिर हैं 90। तो इनके पैर की बात करें तो प्रत्येक मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, तो लिख देंगे 2, और प्रत्येक बकरे के पैर होते हैं 4, हो जाएगा 4y। कुल पैर इसने दे रखे हैं 276। ये समीकरण 1 दिख रहा है, समीकरण 2 दिख रहा है। गौर से देखें, यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे जो भी पूछा है उसकी वैल्यू को बचाना है। इसने पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी को आपने कितना माना था? x, तो हमें x की वैल्यू बचानी है, इसलिए हम y को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को पूरे को हम किससे गुणा करेंगे? 4 से। ये हो जाएगा, गुणा करने पे मिलेगा हमें, गुणा कर देंगे और इसे जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 90 गुणे 4 360। ये समीकरण बन गया 3। इनको जब आपस में घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x, ये कट गया होगा, बराबर 2x बराबर मिलेगा हमें 84, x बराबर 42। आंसर मिल चुका है। दूसरा तरीका देखना चाहें देख सकते हैं, मिश्रण से भी सवाल लगाया जा सकता था। मिश्रण से अगर हम देखें तो मुर्गी और बकरी, मुर्गी के पैर कितने होते हैं? 2, बकरी के पैर होते हैं 4। यहाँ पे हमने औसत पैर रखना है। औसत पैर के लिए हम गौर से देखें तो ये 90, 276/90। इसको कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन चाहे तो काट सकते हैं। तो जब कॉमन हम काटेंगे तो 276/90 भी लग सकते थे, नहीं काटा हमने कॉमन, क्योंकि काटने से हमें कुछ लेंदी लग रहा था सवाल। ये सीधे जब हम इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 4 360, 360 और 276 का अंतर हो जाएगा 84। इधर घटाएंगे 180 और 276 का अंतर आएगा 96। आधार बराबर है, हटा दिया हमने। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जितने टोटल सिर हैं, टोटल इन दोनों का योग उतना ही आना चाहिए। इन दोनों में हम कॉमन क्या दिख रहा है? 2, तो मिलेगा 42 और ये कितना होगा? 48। अभी कॉमन हमें और भी मिल सकता था, लेकिन हमने यहीं पे रुक जाना है। क्यों रुक जाना है? इन दोनों का योग हमें मिलना चाहिए 90, जितने कुल सिर हैं उतना। यहाँ पे ये हो गया मुर्गियों की संख्या, ये हो गया बकरियों की संख्या। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 42। अगला प्रश्न है यही फिर से, ए के पास हिरन और मोर हैं। हिरन और मोर हैं जिनके सिरों की संख्या है 35, पैरों की संख्या है 100। तो हम मिश्रण वाले तरीके से लगाना चाहेंगे। ये हो गया मोर, ये हो गया हिरन। मोर की संख्या है, ये 2 पैर वाले हैं, और हिरन 4 पैर वाले हैं। औसत पैर निकालने तो लिखेंगे 100/35, 100/35। अब तिरछी गुणा करेंगे तो 35 गुणे 4 कितना होता है? 140, 140 और 100 का अंतर, एलसीएम 35 ही रहेगा। ये हाल इधर, ये हो जाएगा 100 माइनस 35 गुणे 2 70। ये कॉमन ही रहेगा, हटा सकते हैं। 140 और 100 का अंतर हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 30। लेकिन कुल सिर हैं 35, ये तो 70 हो रहा है, इसलिए हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटने पे बचेगा 20 और 15। 20-15 देखिए कुल सिर के बराबर हो गया। इसने पूछा हिरन के सिर, हिरन वाले सिर कितने हैं? 15। हमारा आंसर होगा बी। अगर यहाँ पे मोर के सिर पूछा होता या मोर की संख्या पूछा होता तो हम बोले होते 20। ये सवाल फिर से है, रहीम के पास कुछ मुर्गे हैं और कुछ बकरे हैं। इनके सिरों की संख्या है 48 और पैरों की संख्या है 140। फिर से हम मिश्रण विधि से लगा रहे हैं। ये हैं मुर्गे, ये हैं बकरे।
मुर्गे के पैर होते हैं 2, बकरे के पैर होते हैं 4। और औसत पैर यहाँ रखना है। औसत पैर दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है तो हटा सकते हैं। कितना दोनों में कॉमन है? 12। 12 गुणे 4 48, और नहीं 12 तो नहीं मिल रहा है, 4 मिल रहा है। 4 से काटेंगे आएगा 12, 4 से काटेंगे आएगा 35। तो लिख सकते हैं 35/4। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आधार का दोनों तरफ बराबर ही होगा। तो आधार का एलसीएम होगा 4, 4 गुणे 4 16। 35 और 16 का अंतर कितना होता है? 35 और 16 का अंतर होता है 13। 35 और 16 का अंतर, यहाँ पे 12 था, गलती कर रहा हूँ मैं। 12 4, ये देखो 12 ये वाला था, 35/12 लिखना था। तो 12 गुणे 4 48, 48 35 का अंतर हो जाएगा 13। इधर भी एलसीएम 12 ही आएगा। 48 35 और 24 का अंतर होगा 11। तो यहाँ पे ये हमें आंसर मिल रहा है 11-13 अनुपात है। लेकिन ध्यान देना 11-13 का योग कितना आ रहा है? 24। यहाँ पे तो कुल सिर थे 48, इसलिए 24 को हम दुगना करेंगे, अर्थात 13 का दुगना 26 और 11 का दुगना 22। कुल सिर का योग इनका होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसने पूछा है मुर्गों की संख्या, 26 आंसर होगा पहला ऑप्शन। अगला सवाल है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से कुछ भाग निकालकर, दोस्तों मिश्रण वाले हम सवाल पहले भी लगा चुके हैं, ठीक है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, तब दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। यहाँ पे टोटल मिश्रण कितना मान रहे हैं? ये मिश्रण है x, इसमें से निकाला गया मिश्रण, हम मान रहे हैं y। तो शेष बचेगा, शेष हम देखेंगे x में से y घटा देंगे, बचेगा x - y। और शेष में दूध कितना है? ठीक है, शेष में दूध कितना है? दूध था 5 इकाई और कितने में से 8, तो रहेगा ही रहेगा, 5/8 लिख सकते हैं। इसी टाइप से ये शेष वैल्यू जो दूध की है वही वैल्यू शेष दूध का 1:1 दिखा रहा है ना, तो 2 हिस्सा में 1 हिस्सा दूध है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी हो जाएगा गुणा जब करेंगे हो जाएगा 5x - 5y/8 बराबर x/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4, 5x - 5y बराबर 4x। पक्षांतर करेंगे आएगा x बराबर 5y, इसलिए इसको लिख सकते हैं y बराबर x/5 या 1/5, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक करिएगा इसको और सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।